नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि एजुकेशनल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 155 इंडियन एविडेंस एक्ट विच हैज बिकम नाउ द सेक्शन 158 ऑफ द बीएसए। एब्सोल्युटली सेम सेक्शन, सेम कॉन्सेप्ट, सेम एवरीथिंग इज सेम। जस्ट आपको अब ये समझना है बीएसए का सेक्शन 158 रिप्लेस कर देना है, तो सेक्शंस का एडजस्टमेंट करना है, अदरवाइज एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। हाँ, इसमें एक चेंज हुआ है, नंबरिंग में चेंज कर दिया। पहले 1 2 3 था, अब उसको उन्होंने कर दिया नंबरिंग में ए बी सी। तो ये माइनर चीज है, ड्राफ्टिंग रिलेटेड चीज है वैसे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। ओके, नाउ कम टू 155, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज सी द बोर्ड। दिस इज सेक्शन 155, इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। विटनेस के क्रेडिट को शेक करना, चाहिए उसकी विश्वसनीयता को इम्पीच करना। अब देखिए, जाहिर बात है कि दो पार्टी होती है हर केस में, एंड द एडवर्स पार्टी वुड लाइक टू प्रूव दैट द विटनेस ऑफ द अदर पार्टी इज नॉट ट्रस्टवर्दी। जो विपक्षी पक्षकार है वो यही प्रूव करने की कोशिश करेगा कि दूसरे पक्षकार ने जितने भी गवाहों को बुलाया है वो विश्वास करने के योग्य नहीं है, यानी कि उनका जो क्रेडिट है वो शेकी है, दैट इज नॉट क्रेडिट वर्दी। तो आप किस किस प्रकार से, हाउ कैन यू शेक द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, आप किस किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति की यानी गवाह की विश्वसनीयता को भंग कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 55 टॉक्स अबाउट यू। देखिए क्या कहता है ये, पढ़िए। द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस, द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस मे बी इम्पीज्ड इन फॉलोइंग वेज बाय द एडवर्स पार्टी or with the consent of the court by the party who calls him। first question in your prelims will come from here itself, यहीं से क्वेश्चन आएगा। who can impeach, which section, first question in your prelims, which section deals with the impeaching credit of witness। कौन सी ऐसी धारा है जो impeaching credit से डील करती है, वो है सेक्शन 155। दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, who can impeach, the adverse party can impeach the credit of the witness, number one, and with the consent of the court even the party calling the witness can impeach the credit। क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज कीजिए there is a party P1 and there is a party P2। P1 and P2, these are two parties, and now P1 calls a witness, it is P1W1। P1W1 यानी W witness number 1 of the party P1, he is the witness। now he will be examined in the court। so according to this section, P2 is the adverse party, in this case P2। this P2 can impeach the credit of this witness P1W1। so this is the first question। the next question is whether this party P1, he is the party who calls him, whether the party P1 can also impeach the credit of this witness। yes, but there is a condition for that, only with the consent of the court, and this is the question for the prelims। this can do but with the consent of the court only। ठीक, इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने देवू को बुलाया एज ए विटनेस, और देवू से यह कहलवाना है कि देखो ये सामने मैडम है मयूरखी मैडम did not pay the rent, okay, despite several demands। so now to this fact I am calling Mr. Devu to depose in the court। तो I am P1 and I am calling him। मेरा विटनेस हुआ, मेरा गवाह हुआ, मेरे पक्ष में बोलने वाला गवाह हो गया देवू। now he comes to the court, मयूरखी is also there, and now there is an advocate for the मयूरखी के लिए वहां पर एक एडवोकेट भी है, तो वो हुई अदर पार्टी, एडवर्स पार्टी। तो they can impeach the credit of the witness without the consent of the party। लेकिन अगर मुझे लगता है कि देव से पूछा, हाँ देव तुमने कुछ देखा, मैं तो कुछ नहीं जानता सर, मुझे खुद नहीं पता आपने क्यों बुला लिया मुझे ऐसा। now he has become hostile। in that case I can seek the permission, I can seek the consent of the court, and then I can also impeach the credit। so both parties can impeach the credit of the witness, but the rule is this, adverse party without consent and party calling with the consent of the court। तो consent नोट consent का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? हाँ ना, बताइए जल्दी बताइए। नाउ इन दी फॉलोइंग वेज, कौन कौन से वेज है इस पर बताइए। नंबर 1,
by the evidence of persons who testify that they from their knowledge of the witness believe him to be unworthy of credit. This is very important guys, जरा ध्यान रखिए. By the evidence of persons, that is witnesses, who will depose that personal knowledge of witness believe him to be unworthy of credit. Suppose कीजिए देवू is the witness, and I am the adverse party. अब मैं देवू के अपोजिशन में मैं 1 2 3 3 विटनेस ले आता हूं इसके खिलाफ. One says Devu has been my friend in school time and he was very dishonest, he is not credit worthy. So now this witness number 1 is saying that he has personal knowledge about Devu and he is not the person who can be believed. So this is what person who testify that from their personal knowledge they believe. Number two is from his college. He also says Devu and trust. No, not at all. You can trust anyone but not Devu. Why? So this is my personal knowledge. I have studied with him for 3 years. मैं 3 साल तक पढ़ा हूं, ये मेरे पर जानकारी में है. आप दुनिया पर किसी का सांप पर विश्वास करो, देवू मत विश्वास करना. देवू बड़ा खतरनाक इंसान है, समझे. एक तीसरा आ गया उनका प्रैक्टिस फ्रेंड आ गया, जिनके साथ प्रैक्टिस करते हैं. उसने भी सेम कहा कि देवू एंड ट्रस्ट दीज आर इनकंसिस्टेंट वर्ड्स, ये को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं. तो नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द डिपोजिशन ऑफ द पर्संस. ये ऐसे लोगों के बयान है हु टेस्टिफाई बिफोर द कोर्ट दैट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल नॉलेज दिस पर्सन इज नॉट वर्दी ऑफ क्रेडिट, ही इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट. तो इफ यू वांट टू शेक द क्रेडिट, टू impede द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस, you can do this. You can bring some witnesses who can depose out of their personal knowledge regarding this. तो this is the first way. ये पहला तरीका हुआ क्रेडिट को शेक करने का. नंबर 2 आ जाइए, दूसरा. ऑफ बाय द प्रूफ दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड, उसको रिश्वत दे दी गई है, और विटनेस हैज एक्सेप्टेड ऑफर ऑफ ए ब्राइब, ब्राइब का ऑफर एक्सेप्ट कर चुका है, or has received other corrupt inducement to give his evidence. Devu is in the witness box and he's saying, I swear on the God this is that I will speak truth. या गीता पे हाथ रख के कहता हूँ, भगवत गीता पे हाथ रख के कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा. और साहब ने बोलना शुरू किया. लेकिन अब फिर दिखाई गई उनको एक सीसीटीवी क्लिप कि यहाँ पर भाई साहब गिन रहे हैं नोट और रख रहे हैं जेब में एडवर्स पार्टी से, है ना. यानी कि ही इज ए पॉकेट विटनेस, इसे बोलते हैं पॉकेट विटनेस, जिसको आप खरीद करके गवाह बना के लाए हैं उसको. तो ही हैज बीन ब्राइब्ड. अगर ये हो जाए, ये प्रूफ हो जाए, तो देन फिर कौन विश्वास करेगा? कोर्ट विल नॉट ट्रस्ट यू. तो हैज बीन ब्राइब हो चुकी हो, या ही हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ब्राइब, कि बाद में लेंगे, काम हो जाने तो पहले ले लूंगा कोई बात नहीं. तो ये हुआ ही हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ब्राइब, और हैज रिसीव्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट. अब करप्ट इंड्यूसमेंट कुछ भी हो सकता है कि कहीं कोई आपको मान लीजिए ऐसी जगह भेजेंगे आपको जहां पर अच्छे लोग नहीं जाते हैं, वैसा कोई करप्ट इंड्यूसमेंट हो सकता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो इन एनी वेज दिस विटनेस इज नो बॉट काइंड ऑफ विटनेस, खरीद लिया गया इसको, पॉकेट विटनेस बन चुका है. तो इफ इट इज प्रूव्ड, अगर ये प्रूव कर दिया बाय प्रूफ, ऐसा प्रूफ हो जाए, देन credit of the witness can be impeached. तो this is the second way of impeaching the credit. और क्वेश्चन प्रीलिम्स में यही आएगा, आउट ऑफ फॉलोइंग वेज, निम्नलिखित में से किस किस तरीके से किसी विटनेस का क्रेडिट इंपीच किया जा सकता है. पहला था कुछ विटनेसेस को बुला करके गवाही करवाओ. दूसरा ये साबित कर दो कि इस व्यक्ति ने कुछ रिश्वत ली है, या फिर रिश्वत लेने के लिए एक्सेप्टेंस दे चुका है, या फिर कोई करप्ट इंड्यूसमेंट इसने एक्सेप्ट किया है. हो जाएगा. नाउ कम टू थर्ड. By proof of former statements inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted. ये समझ लीजिए. By proof of former statements. If Devu says in the court today that on such and such date he was at cannot place and he has seen this, but earlier
he has given statement just contrary to this. On the same date he has said he was present in the college or he was present in some coaching, whatever. So now the former statement is contradictory to the present testimony. That can be done. You can do so. See, today he is saying something else. Earlier he has spoken just contrary to this. So these are the three ways you can contradict with former statements. You can prove that he has been bribed, or you can say first category में that there are the witnesses who are deposing that he is the person who is unworthy of credit. So these are three ways of impeaching the credit. ठीक है, तो who can impeach the credit? Adverse party can impeach the credit. Also the party calling can impeach the credit, but with the consent of the court. And these are the three ways. ठीक है, deposition of the witnesses, number 2 former corrupt inducement ये bribed का, और फिर हो गया तीसरा former statements, inconsistent statements का हो जाएगा. कर लेंगे आप? बोलो है ना? Come on, this is 155 main para. क्वेश्चन है सर शेकिंग द क्रेडिट और इम्पीचिंग द क्रेडिट में डिफरेंस क्या है? तो माय आंसर इज देयर इज नो मच डिफरेंस, देयर आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग. हो गया? अभी किसने कहा था? शशांक ने कहा था कि सर एक बार इस सेक्शन को समराइज कर दीजिए इन शॉर्ट. हो गया ना? तो शशांक क्लियर हो गया भाई, ठीक है. नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा. एक्सप्लेनेशन. ए विटनेस डिक्लेयरिंग अनदर विटनेस टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट may not upon his examination in chief give reasons for his belief. देवू के बारे में शशांक शेखर आए. नाउ देवू यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 155 क्लॉज 1 के बारे में जो impeaching ऑफ द क्रेडिट है बाय कॉलिंग द विटनेसेस. नाउ वी वांट टू impeach द क्रेडिट ऑफ देवू बाय कॉलिंग. विटनेस का नाम हमारे हैं शशांक शेखर. शशांक शेखर is called to impeach the credit of देवू. देवू के क्रेडिट को impeach करने के लिए विटनेस है एसएस. ठीक. नाउ इनसे पूछा गया what do you know about देवू? आप देवू के विषय में क्या जानते हैं? कि सर एक बात समझ लीजिए बस, आप शेर, चीता, सांप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, पर देवू पर विश्वास नहीं कर सकते. This is examination in chief. What he is saying that you can trust everyone, you can trust lion, you can trust tiger, snake, you can trust anyone, but not Devu. He is unworthy of credit. What are the reasons for such opinion? Not given. क्यों ऐसा कह रहा है? Reasons नहीं लिख दे रहा वो. कहां पर? Examination in chief. So this is not necessary that he should give reasons in examination chief. कि वो अपने रीजंस को भी समझाए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है. पढ़ लीजिए इसके ऊपर. ए विटनेस, विच विटनेस? द विटनेस हु इज डिक्लेयरिंग अनदर विटनेस टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई दिस पर्सन. दिस इज द पर्सन हु इज डिक्लेयरिंग अनदर टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट. दिस विटनेस मे नॉट गिव रीजंस फॉर हिज बिलीफ. वो ऐसा अपने विश्वास का कोई कारण नहीं बताएगा, चलेगा. कब? अपॉन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ. एग्जामिनेशन इन चीफ में यदि वो अनवर्दी क्रेडिट के कहता है किसी को और उसके बारे में कोई रीजंस नहीं देता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट ही मे बी आस्क्ड हिज रीजंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन. लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में देवू का वकील कह सकता है हाँ साहब, शशांक शेखर साहब कैसे कह रहे हैं आप कि हमारा देवू अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, बताइए तो जरा, गिव रीजंस. तो रीजंस मे नॉट बी गिवन इन एग्जामिनेशन चीफ, बट एडवर्स पार्टी इन क्रॉस एग्जामिनेशन मे आस्क फॉर द रीजंस. बोलो है ना? एंड द आंसर्स व्हिच ही गिव्स कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, दो इफ दे आर फॉल्स ही मे आफ्टरवर्ड्स बी चार्ज्ड विद गिविंग फॉल्स एविडेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. कम ऑन गाइस, ढंग से देखो इसको. आई बिलीव कि शायद आप खुद भी समझ गए होंगे, लेकिन देखिए क्या स्टोरी है. तो एक स्टेज हुई एग्जामिनेशन इन चीफ की. शशांक शेखर साहब क्या कह रहे हैं? बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते इस पे आप. कौन सी स्टेज है? एग्जामिनेशन इन चीफ. डोंट वरी, नो इशू, मत दीजिए रीजंस. अब आया क्रॉस एग्जामिनेशन.
क्या आया, सी हो गया। क्रॉस एग्जामिनेशन में देवू के एडवोकेट ने पूछा, मिस्टर शशांक शेखर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, कैन यू गिव द रीजंस, व्हाई आर यू सेइंग दैट ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, ही इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अब शशांक साहब घूम गए पूरी तरीके से, ठीक है, व्हाट टू से, कह तो दिया, एग्जामिनेशन चीफ ने रीजन भी देने की जरूरत नहीं समझी थी, बट नाउ ही विल हैव टू गिव द रीजंस। नाउ सपोज ही गिव्स द रीजंस कि he has stolen such goods, he is in the habit of gambling, he is the notorious element of our area, whatever he says, he justifies, शशांक शेखर उसको जस्टिफाई करता है। तो जो भी कुछ जस्टिफिकेशन शशांक शेखर ने दिया, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने का आप जो देवू है वो एविडेंस नहीं दे सकता। देखिए ये बहुत टेक्निकल बात है। एंड द आंसर्स which he gives cannot be contradicted, answers cannot be contradicted, can you see this please। तो झूठा कहे सच कहे शशांक शेखर, अगर इसने जो भी आंसर दिया उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी काट में आप कुछ एविडेंस लेके नहीं आएंगे आप। तो है ना विचित्र बात। एक आदमी ने इतने सीधे सच्चे सरल व्यक्ति के बारे में, देवू के बारे में, महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के बारे में अनाप शनाप बक दिया और कुछ नहीं कह रहे आप उसको, यानी कि शशांक शेखर को झूठा ठहराने के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे। एक सेफ्टी है और वो सेफ्टी क्या है, वो ये रही, ब्लू कलर। दो इफ दे आर फॉल्स, अगर उसके आंसर्स फॉल्स हैं, इफ दे आर फॉल्स, अगर उस दे मतलब आंसर्स आर फॉल्स, he may afterwards be charged with the giving false evidence। तो you can prosecute शशांक शेखर for giving false evidence। तो you cannot contradict him, but if his answers are false, you can what? You can charge him for giving false evidence। So this is what 155 explanation। Please ask me question अगर ये बात समझ में नहीं आई हो आपको तो। Come on, now come to the illustration। A sues B, illustration A sues B for the price of goods sold and delivered to B। ठीक, A ने B को सू किया है, ठीक है, किस लिए किया है कि आपको जो सामान बेचा गया था, डिलीवर किया गया, उसके पैसे दो। अब क्या, C says that he delivered the goods to B, ये आ गया विटनेस कि मैंने B को डिलीवर कर दी थी विटनेस। Evidence is offered to see that on a previous occasion he said that he had not delivered goods to B। The evidence is admissible। देखिए क्या है, केस किसके बीच में है, A and B के बीच में। A sues B कि you should give me the money, you should give me the price, you should give me the price of the goods sold to you। इसके फेवर में, A के फेवर में किया है विटनेस, विटनेस इज C। He said I delivered the goods to B, मैंने जाके दिया है सामान B को, A का सामान था जनाब, मैंने डिलीवरी की है इसको। Got it? तो C is the witness who is deposing in the favor of A। Now to impeach the credit of C, witness C, to impeach the credit of the witness C, evidence is offered that on previous occasion, former statement, पहले ये क्या कह चुका है, he had not delivered the goods to B। इसका फॉर्मर स्टेटमेंट है he has not delivered the goods to B। तो पहले इसने क्या, यानी कि फॉर्मर स्टेटमेंट क्या था कि he has not delivered, today he is saying that he is delivered and therefore he is not trustworthy, he is being contradicted here with his former statement। बताइए समझ में आया आपको, ये बहुत सिंपल सा है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कम टू द इलस्ट्रेशन बी। क्या है A is indicated for the murder of B। C says the B when dying declared that A had given B the wound of which he died। पढ़ा आप लोगों ने। A is indicted for the murder of B। It means A is the accused of murder of B। C says, C is the witness that the B, यानी कि जो मरा, when dying, मरते समय, declared that
A had given B the wound of which he died, कि C से B ने मरते हुए कहा था कि मुझे B ने A ने ही मारा है, A ने मुझे घायल किया है जिसकी वजह से मर गया बाद में. Evidence is offered to show that on previous occasions C said, C ने कहा था that the wound was not given by A or in his presence. This evidence is admissible. बस खत्म बात. ये भी फॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं कि आज तो ये कह रहा है, ये आज इसने एविडेंस क्या दिया कि साहब मुझसे कहा था कि बी ने मुझसे कहा था, मरते हुए कहा था कि मुझे ए ने मारा है, लेकिन पहले ये कह चुका है कि द वुंड वाज नॉट गिवन बाय ए और इन हिज प्रेजेंस, उसकी ना उसने वुंड ए ने दी थी ना ही उसकी प्रेजेंस में दी थी. तो ये हुआ फॉर्मल स्टेटमेंट, जस्ट अपोजिट यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया यहाँ पर अगेन. तो फॉर्मल स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करके इंपीचमेंट ऑफ द क्रेडिट हो सकता है. ये आपके दो इलस्ट्रेशन हुए. बोलो समझ में आई नहीं है बात, ये को कर लेंगे आप. तो दिस इज 155. सो आई होप दोस्तों आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और आपने पूरी कोशिश की होगी, अच्छे तरीके से अंडरलाइन किया होगा, अच्छे तरीके से नोट्स लिखे होंगे और अच्छे तरीके से रिवाइज भी आप लोग कर रहे होंगे. अब एक नया मसला आ गया है सबके सामने कि भाई 3 इयर्स की हो गई है, 3 इयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई है. तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर हमारा ड्रीम पक्का है, अगर हमें बनना ही बनना है, तो कब ये 3 साल गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. और अपने दिल से पूछो कि क्या एग्ज़ाम की तैयारी पूरी करने में आपको कितना समय लगेगा. 3 साल के बाद एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, लेकिन क्या आप आज ही डेट में रेडी हैं? तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 18 से 24 महीने तो हमें एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगते ही हैं. दूसरी बात, यूजीसी का जो एग्ज़ाम है उसके प्रोसेस में भी 9 मंथ्स टू 1 ईयर लग जाता है. आपने देखा होगा, पहले वो नोटिफिकेशन आएगा, फिर वो डेट डिक्लेयर करते हैं प्रीलिम्स की, वो फिर होगा उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके उसमें ऑब्जेक्शंस मांगेंगे, फिर दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, फिर लंबी प्रक्रिया, यू नो इट वेरी वेल, इट टेक्स टाइम. तो उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मेरी तैयारी कितनी है, मेरे सब्जेक्ट्स रेडी हैं या नहीं रेडी हैं. तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को विद फुल कॉन्फिडेंस आप लोग कंटिन्यू रखें. मेरी तो सलाह आपको यही है, ठीक है. इसी के साथ मैं जरूर कहूँगा कि हमारी वेबसाइट है vidhijudicial.com, उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलें. इस चैनल की जितनी भी प्लेलिस्ट है उन सबको एक्सप्लोर करना नहीं भूलें आप लोग. और साथ ही साथ विधि जुडिशियल एकेडमी का एक ऐप है, उसको जरूर आप डाउनलोड कर लें, आपके बहुत काम आएगा. थैंक यू वेरी मच.